Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं। हम सभी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस को देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कई टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फेडरल जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की क्या स्थिति है। न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय में सभ्य राज्य की प्रथम आवश्यकता समझा जाता है और अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की तो एक विशेषता संघीय न्यायपालिका को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। इसको हम अमेरिकन फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के समय फीचर्स में भी हमने ये बात कही थी। सन 1777 में जिस परिसंघ की स्थापना की गई थी उसमें संघीय न्यायपालिका के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और राज्यों के न्यायालय की समस्त न्यायिक विवाद का निर्णय करते थे। लेकिन यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी क्योंकि विभिन्न राज्यों की न्याय व्यवस्था में विभिन्नताएं थी, इसलिए कभी कभी परस्पर विरोधी निर्णय होते थे जिनसे अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अमेरिकी संविधान के निर्माता परिसंघ की इस अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अतः अमेरिकी संविधान के निर्माता परिसंघ की इस दुर्बलता को दूर करते हुए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करना चाहते थे जो संविधान की रक्षा करने में समर्थ हो। इस संबंध में हैमिल्टन का सुझाव है कि इस संबंध में एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का था जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संघ और राज्यों के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करे और संपूर्ण देश में कानून की व्यवस्था और एकरूपता बनाए रखे। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका को दो विशेष कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। नंबर 1, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केंद्र और इकाइयों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हो और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हो और इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इन विवादों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायपालिका जैसी एक सत्ता का होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल जुडिशरी। जब हम संघीय न्यायपालिका की बात करते हैं तो संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय आते हैं। व्यवस्थापन न्यायालय, जिसे हम लेजिस्लेटिव कोर्ट कहते हैं, और संवैधानिक न्यायालय, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। व्यवस्थापन न्यायालय से अभिप्राय है इसकी स्थापना संविधान की 30वीं धारा के अधीन नहीं वरन कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत की गई है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते बल्कि इनका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना होता है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं इसका अभिप्राय ये है कि संविधान की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से हैं और संघीय न्यायपालिका का यह ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर सर्किट कोर्ट जिसे हम संघीय अपीलीय न्यायालय होते हैं, और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। चूँकि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो संयुक्त राज्य की संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय जिला न्यायालय है
और संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या 88 है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। जिला न्यायालयों को केवल प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र ही प्राप्त है, अपील या सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें संघीय कानूनों से संबंधित दीवानी व फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमे पेश किए जाते हैं। सेकेंडली, द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील, जिसे हम संघीय अपील न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया जाता है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है। इसी कारण इनको दौरा करने वाला न्यायालय भी कहा जाता है। ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में स्थित है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या साधारणतः बदलती रहती है और उसी के आधार पर ये अपने कार्यों को करते हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या लगभग 3 से लेकर 9 तक होती है। अपीलीय न्यायालय में किसी विवाद की सुनवाई कम से कम 2 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करता है। तत्पश्चात हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई है। सर्वप्रथम ये न्यूयॉर्क नगर की बाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात ये फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन में स्थित है। इसकी कंपोजिशन के बारे में हम देखेंगे कि इसकी रचना कैसे हुई। सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस द्वारा समय समय पर इसकी संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा। 1801 में इसकी संख्या 5 कर दी गई थी। तत्पश्चात 1807 में संख्या 7, 37 में 9 और 1863 में 10 कर दी गई। 1866 में इसमें न्यायाधीशों की संख्या पुनः 7 कर दी गई और 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई है और उस समय से लेकर अब तक इसकी संख्या 9 ही है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तत्पश्चात हम इसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिनके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। सामान्यतः इस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार कर लेती है, परंतु कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देती है। तत्पश्चात हम देखेंगे सैलरी एंड टर्म्स। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीशों की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है लेकिन कमी नहीं। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवर्ष $1.71500 और अन्य न्यायाधीशों को $1.6410 वेतन मिलता है। तत्पश्चात हम देखेंगे इम्पीचमेंट। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही सीनेट द्वारा उनकी जांच की जाती है और यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है
और संबंधित न्यायाधीश को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तत्पश्चात हम देखेंगे वर्किंग सिस्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की कार्यपालिका का अधिकारी भी होता है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और निर्णयों की घोषणा करता है, लेकिन उसे अन्य न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तत्पश्चात हम इसके ज्यूरिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं और इस रूप में यह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का ज्यूरिडिक्शन क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर 1 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसे हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नंबर 1 वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। नंबर 2 ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिका संघ का कोई एक या अधिक राज्य इसके पक्ष में हो। सेकेंडली अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, शेष सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का और ये संविधान के एक संरक्षक के रूप में किस प्रकार से है। जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि एक कानून संविधान के प्रतिकूल है, तो उसके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इस संबंध में कॉर्बिन ने न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। और इस संबंध में जस्टिस हूस ने कहा है कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को उनकी इस शक्ति के आधार पर ही थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के संबंध में कुछ विशेष बातें भी हैं, जिसके अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकती। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। सेकेंडली, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, बल्कि निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस संबंध में
अंतिम निर्णायक सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस बात पर बहुत अधिक विवाद रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है अथवा नहीं। एक पक्ष का तो इस संबंध में यह कहना है कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह शक्ति अपने हाथ में ले ली है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य और बाद में राष्ट्रपति जेफरसन ने तो यहाँ तक स्पष्ट किया था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसके अंतर्गत प्रशासन के तीनों भाग पूर्णतः स्वतंत्र होने थे और अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनरावलोकन के अधिकारों का प्रयोग करती है तो वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन ही नहीं बल्कि संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है। परंतु वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट रूप से चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन संविधान के दो प्रावधानों अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में ये शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि ये संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उनके अनुसार बताई गई संधियां तथा अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे और किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून में औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इसे संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की धारणाओं के समर्थकों का कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, किसी और से उनका उल्लंघन न हो, यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय का यह कार्य तभी संपन्न कर सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हो। तत्पश्चात हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कब किया गया है। इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस था 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है। इस संबंध में न्यायाधीश मार्शल ने एक बात कही है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बात बताई है कि संविधान एक लेख पत्र है, डॉक्यूमेंट है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कानून द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसी तरह थर्डली संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक है और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग किस प्रकार से किया गया। तत्पश्चात हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना किन आधारों पर की गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आलोचकों ने न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के कुछ आधार बनाए जिसके अंतर्गत हम निम्न आलोचना को लेते हैं। नंबर 1, आलोचकों का कहना है नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में उनका ये कहना है कि संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कानून की संवैधानिकता की परीक्षा कर और उन्हें रद्द कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात कहना उचित होगा कि इस प्रकार की आलोचना का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का बहुत कुछ सीमा तक संवैधानिक आधार है। इसके अतिरिक्त पिछले लगभग 216 वर्षों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और किसी ने भी न्यायालय के इस अधिकार को
गंभीर चुनौती नहीं दी है। सेकेंडली, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिक्स। आलोचकों का यह भी मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की वैधानिकता के आधार पर कानून पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किंतु वस्तु स्थिति ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय देते हुए उन्हें अपनी राजनीतिक विचारधारा से रंग देते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि केवल काला लबादा ओढ़ लेने से ही कोई व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो जाता। अतः न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी होते हैं, वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं। अतः जब कभी कांग्रेस का कोई ऐसा अधिनियम उनके सामने आता है तो उनकी विचारधारा के विरुद्ध हो तो वे संवैधानिकता की आड़ में इसे रद्द भी कर देते हैं। थर्डली, ऑब्स्ट्रक्टिव इन प्रोग्रेसिज्म। आलोचकों का यह मानना है कि यह प्रगतिशीलता में भी बाधक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में सामान्यतः प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादिता का परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय आयकर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने और दास प्रथा को समाप्त करने संबंधित प्रगतिशील विधेयकों को रद्द कर प्रगतिशीलता में यह एक तरह से बाधक भी बना है। फोर्थली, सुप्रीम कोर्ट थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस। आलोचकों का प्रमुख आधार यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो कि नितांत अनुचित है, और प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और अमेरिकी जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। फिफ्थली, डिफेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिसीजनिज्म। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है, इसके संबंध में आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीश उसे असंवैधानिक कहकर रद्द कर देते हैं। सिक्सली, इनस्टेबिलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बड़ी अस्थिरता उत्पन्न करने के कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का एक कानून काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में आता है और लोग उनके अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है और वर्षों से उनके आधार पर किया गया समस्त कार्य असंवैधानिक हो जाता है। एंड लास्टली, ही सेज डिक्लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लेजिस्लेचर। आलोचकों का यह भी मानना है कि विधानमंडलों के उत्तरदायित्व की भावना उनमें कम होती है और उनके काम में लापरवाहियाँ व असावधानियाँ भी बढ़ जाती है। इस आधार पर इन्होंने इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की है, लेकिन कुछ लेखकों द्वारा इनकी आलोचना की गई है, लेकिन तत्पश्चात इनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ एस्पेक्ट्स लिए हैं, जैसे नंबर 1, सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। अमेरिकी संविधान द्वारा एक ऐसे सीमित शासन की कल्पना की गई थी जिनमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियाँ सीमित हो और इस आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंडली, उन्होंने कहा संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों के बीच, सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की गई है, उन्हें बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा की है। थर्डली, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की भी रक्षा की गई है इसके अंतर्गत। और फोर्थली, संविधान की गतिशीलता, संविधान को ये गतिशीलता भी प्रदान की है। इस शक्ति का सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से है कि इससे संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार गतिशीलता प्रदान की गई है। उपरोक्त व्याख्याओं के आधार पर संविधान की निरंतर गतिशीलता प्रदान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन के कुछ सुझाव, प्रपोजल्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 प्रपोजल ये सुझाव दिया गया था कि
20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने यह सुझाव दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए गए कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए और जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सके। दूसरा सुझाव उनका ये था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनों को अवैध घोषित किए जाने की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय अपने सामान्य बहुमत से कानून को अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन इसके स्थान पर 2/3 बहुमत की अनिवार्यता ठहराते हुए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में 9 में से 7 न्यायाधीशों के निर्णय से ही कानून को अवैध घोषित किया जा सके। इस तरह से हमने देखा कि सर्वोच्च अमेरिकी न्यायपालिका की अपनी एक स्वतंत्रता है, उसका अपना एक अस्तित्व है और सर्वोच्च न्यायालय के इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिकी संविधान की एक इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है और इसके आधार पे वो निर्णय देता है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखेंगे। धन्यवाद।